हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि हमारी इतनी सारी स्टोरी में से कुछ स्टोरी जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। उसमें से एक ये है काव्या और अनन्या की लव स्टोरी, जो ये बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। चलिए आइए सुनते हैं आज काव्या और अनन्या की लव स्टोरी का 30 एपिसोड, जो कि बहुत दिनों बाद मैं सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए प्रीवियस पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने ये सुना था कि अनन्या काव्या के गांव में गई थी और शन्नू की शादी, जो काव्या की बेस्ट फ्रेंड है शन्नू, उसकी शादी वो अटेंड भी करती है और सबसे अनन्या घुल मिल जाती है। गांव में सब उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो नेचर था, सबको बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन ये होता है कि शन्नू की शादी के दौरान जो अनन्या और काव्या है वो रात को कुछ वॉशरूम के लिए उठे थे, लेकिन उस टाइम पे ये लोग गलती कर देते। ये लोग एक साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा पास आते हैं और उसी अंधेरे में जो काव्या की मम्मी है वो इन्हें पकड़ लेती है यानी देख लेती है। और दूसरे दिन अनन्या की खैर नहीं होती और काव्या की भी। काव्या की माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है दोनों से। अब बात यहाँ तक पहुँची थी कि काव्या की माँ अनन्या को जल्दी गांव से भगाना चाहती है, लेकिन जो काव्या के पापा है उन्हें कुछ इतना मालूम नहीं था, इसके लिए उनके सामने वो ज़्यादा कुछ तमाशा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो हमारी काव्या, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है शन्नो, वो किसी तरह अनन्या को रोक लेती है, क्योंकि उसे भी इन दोनों के बारे में पता चल जाता है। और शन्नो ये चाहती थी कि जब तक वो अपने मायके में है, रस्म पूरी करती है, तब तक अनन्या वहाँ रुके। और उसे काव्या के लिए भी रोकना था, इसके लिए वो अनन्या को रोक देती है। और फिर कुछ दिनों में वहाँ से शन्नू भी चली जाती है। अब शन्नू के जाने के बाद अनन्या की भी बारी आती है, क्योंकि उसे तो जाना ही था। तो जो काव्या के पापा हैं वो बोल देते हैं कि बेटा तुम्हें अब शायद से जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई, तुम क्यों काव्या के पीछे अपना समय बर्बाद कर रही हो। तो ये कहकर वो अनन्या के जाने का बंदोबस्त कर देते। तो अब सुनते हैं आगे। जो अनन्या है और जो काव्या है वो लोग रात भर तो सोए ही नहीं थे। उनको नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि काव्या का प्यार सुबह 5 बजे निकलने वाला था, उससे दूर होने वाला था। और ना ही अनन्या को नींद आ रही थी कि वो उसके प्यार से, उसकी अपनी काव्या से वो दूर होने वाली थी। ना ही अनन्या सोती है, ना ही काव्या सोती है। तो जो काव्या है वो रात भर रो रही थी, अनन्या भी रो रही थी, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे ये लोग। तो सुबह के 5 बजते हैं, इनके जो अनन्या है उसकी ट्रेन का टाइम होता है। तो जो काव्या के पापा है वो भी उठ जाते हैं। अब काव्या के पापा की वजह से अनन्या की माँ को दिखावा करना पड़ता है अच्छेपन का, तो वो अनन्या को कुछ खाने पीने का सामान दे देती है साथ में। और ये लोग घर से निकल पड़ते हैं। काव्या भी उसे छोड़ने के लिए जाने वाली थी। तो काव्या और काव्या के पापा अनन्या को स्टेशन तक छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं अनन्या के साथ। अनन्या आंटी को हाथ जोड़ती है और जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है और वहाँ से अलविदा कहकर निकल पड़ती है। अब रास्ते भर काव्या के पापा साथ में थे, लेकिन काव्या के रोना जो था वो बंद नहीं हो रहा था। अनन्या उसे चुप कराती है, चुप कराते कराते खुद भी रोती है, लोग हक करके रोते हैं। अब काव्या के पापा को तो यही लग रहा था कि दोनों बेस्ट फ्रेंड है, सहेलियाँ बिछड़ रही है, इसके लिए रो रहे। तो ये लोग स्टेशन पहुंच जाते फाइनली। जैसे ही स्टेशन आता है काव्या का दिल थम सा जाता है, अनन्या का भी वही हाल था। स्टेशन पे ये लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, इनकी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो जाती है। और जो काव्या है वो अनन्या का ज़ोर से हाथ पकड़ के खड़ी रहती है। काव्या के पापा बोलते हैं अनन्या को कि अनन्या बेटा ठीक से जाना और अच्छे से रहना।
काव्या थोड़े दिनों में पटना चली जाएगी, लेकिन मुझे लगता है उसके पहले तुम एब्रोड जा चुकी होगी। तो हमसे कुछ अगर तुम्हारी मेहमान नवाजी में खातिरदारी कम हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो कभी टाइम मिले तो फिर से गाँव आ जाना काव्य के साथ। तो अनन्या है वो अंकल के हाथ पकड़ती है और बोलती है, अंकल आप माफ़ी मत मांगिए। जितने दिन मैं आपके साथ रही हूँ, आप लोगों के साथ जो भी मैंने टाइम बिताया है, मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतर वक्त था वो। और ये जो बात कर रही थी वो काव्य के पास भी देखे जा रही थी। तो अंकल बोलते हैं, बेटा हमारी भी ज़िंदगी का बहुत अच्छा टाइम था तुम्हारे साथ बिताने का। तुम बच्ची बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं है, काव्या को घूरे जा रही थी आंखों में आंसू लिए। अनन्या बस उसको देख रही थी और काव्या भी। तो कुछ 20 मिनट था ट्रेन को आने के लिए। तो अनन्या बोलती है कि अंकल हम लोग, मैं थोड़ा वॉशरूम हो के आती हूँ, क्या मैं जाऊँ? तो अंकल बोलते हाँ हाँ बेटा जाओ। और वो अनन्या काव्य को लेकर चली जाती है और ये लोग एक वहाँ पे वॉशरूम बना था, वॉशरूम के बैक साइड में लोग खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करते हुए खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जो काव्या है अनन्या को पूरे फेस पर किस करने लग जाती है। अब सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो अंधेरा था वो था, प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लोग नहीं थे, इसके लिए ये सब इन लोगों को कोई देख नहीं सकता था। काव्या पूरे फेस को उसको बहुत ही फास्ट किस करती है और बोलती है, आई मिस यू अनु, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। और अनन्या भी बोलती है, काव्या मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी, मुझे कभी भूल मत जाना प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगी काव्या। और काव्या बोलती, मेरा भी यही हाल है अनु, प्लीज़ तुम मुझे दूर जाते ही भूल मत जाना, मेरे कांटेक्ट में रहना। अनन्या बोलती है, हाँ मैं ज़रूर तुम्हारे कांटेक्ट में रहूँगी और हमारे बीच में किसी तीसरे को मत लाना प्लीज़, मेरे प्यार पर इतनी मेहरबानी करना काव्या। तो काव्या बोलती, तुम भी, और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, मैं आने नहीं दूँगी। और जो अनन्या है वो बोलती है, देखो हमारी वजह से तुम आंटी को परेशान मत करना गाँव में, और मुझे फ़ोन करते रहना प्लीज़। बस यही ये लोग बातें कर रहे थे और रोते जा रहे थे, एक दूसरे को हक कर रहे थे। तो फिर से एक बार अनाउंसमेंट होने की वजह से जो आवाज़ थी वो बड़ी ज़ोर से आती है स्पीकर में से, तो ये लोग थोड़े से डर जाते हैं अचानक से आवाज़ होने की वजह से। और फिर जो काव्य है वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है। अनन्या बोलती है कि हाँ चलो, अंकल अकेले खड़े हैं, उन्हें क्या लगता होगा, चलो। ये लोग अंकल के पास आते हैं, आंखें और पहुंचकर ये लोग, अनन्या की ट्रेन आ जाती है फाइनली। और अनन्या जो है वो अपने बोगी के पास जाती है, ऊपर चढ़ती है ट्रेन में। अंकल और काव्य भी ऊपर चढ़ते उसका सामान रखवाने में मदद करते हैं। और अनन्या उसकी जो विंडो सीट थी वही बैठती है। और ट्रेन कुछ 5 मिनट में चलने वाली थी। तो जब तक ये लोग बात कर रहे थे, काव्या अब चुप सी हो गई थी। वो जी भर के अपने अनन्या को देखना चाह रही थी, क्योंकि उसके पापा होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस काव्या को जी भर के अपने दिलो दिमाग में समाना चाहती थी, अपनी यादों में समाना चाहती थी। इसके लिए वो अनन्या को बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से देखी जा रही थी। अनन्या भी नोटिस करती है, लेकिन काव्य के पापा वो अनन्या से बातें कर रहे थे, इसके लिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती थी। बस कुछ ही देर में ट्रेन हॉर्न दे देती है और हॉर्न देने के साथ साथ थोड़ी सी चलने लग जाती है। जैसे ट्रेन चल पड़ती है, काव्या को जैसे सब्र का बांध फूट जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है। अनन्या का हाथ में लिए
और ट्रेन निकलने पड़ती तो अनन्या का हाथ छोड़ना पड़ता है उसे। काव्या के पापा उसे पकड़ लेते हैं, हक करते हैं और बोलते हैं बेटा मत रो बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही है। काव्या अपना एक हाथ से वो अनन्या की तरफ करने लग जाती है, लेकिन जब तक अनन्या की ट्रेन आगे निकल पड़ती है। बहुत ही हार्ड सिचुएशन थी ये, और ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि जब अपना कोई दूर जाने लगता है, बिछड़ने लगता है तो कैसा महसूस होता है। तो ट्रेन बहुत ही आगे निकल पड़ती है। अब काव्या को ट्रेन अब धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है, इतनी दूर जा चुकी थी ट्रेन। अब क्या ही कर सकती थी। वो स्टेशन पे चारों तरफ नज़र मारती है। स्टेशन पे अचानक से सन्नाटा छा गया था। उसके आसपास पूरा ब्लैंक हो चुका था, मानो जैसे ये दुनिया रुक सी गई। ये जो वक्त था थम सा गया। पूरा सन्नाटे में वो जैसे कि अकेली खड़ी थी, वीरान खड़ी थी। उतने में जो काव्या के पापा हैं, काव्या के शोल्डर पे टैप करते बेटा, बोलते बेटा चलो, अनन्या जा चुकी है। तो जो काव्या है, अब उसकी आंखों में से जो आंसू आ रहे थे वो सूख चुके थे पूरी तरह से, क्योंकि वो रात भर से रो रही थी। अब तो दूसरा दिन भी आ गया था, दूसरी सुबह भी आ गई थी, अनन्या भी जा चुकी थी। तो काव्या को उसके पापा घर ले जाते हैं। अब हम कुछ दिन आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद काव्या जो है पटना में आ जाती है अपने आंटी के पास। काव्या बहुत ही ज़्यादा चुप सी रहने लगी थी, किसी से बात नहीं करना, हंसना नहीं, कुछ भी नहीं, और अपना कॉलेज जाना आना, बस अनन्या से फ़ोन पर घंटों लगे रहना, एक कमरे में बंद रहना, बस उसका दिनचर्या थी, यही हो गई थी। आंटी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आंटी को डर भी लगता है कि ये काव्या को हुआ क्या है। खाना खाती है, अपने रूम पर चली जाती है, अंकल आंटी से भी बात नहीं करती थी, ना ही किसी से मिलती थी। अब कुछ दिनों में काव्या के भी फ्रेंड हो जाते हैं जिनके कॉल्स उसके फ़ोन पर आने लगते हैं, लेकिन काव्या किसी से बात नहीं करती थी। आंटी को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि काव्या के साथ हो क्या रहा है, काव्या किसी से बात नहीं कर रही है। उनके दोस्तों के फ़ोन आंटी को उठाने पड़ते थे और कुछ भी बताना पड़ता था, कुछ भी बहाना बताकर कॉल कट कर देना होता था। आंटी इस सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। तो एक दिन आंटी सोचती कि मैं काव्या के माँ बाप से बात करूं कि काव्या को हो क्या गया है। तो एक बार आंटी जो है वो काव्या की माँ को फ़ोन लगाती है और बोलती कि दीदी, काव्या की हालत ऐसी हो गई है, वो पहले जैसे बात नहीं करती है, ना ही किसी से मिलती है, हम लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करती है, बस कॉलेज से आती है, खाना खाती है और अपने आप को बंद कर देती है। तो जो इन सब से तो आंटी परे थी, जो काव्या की माँ है उनको तो सारी चीज़ें पता ही थी, तो वो उस बात को टाल देती है और काव्या की जो आंटी उनसे कहती कि वो शायद से अपने पढ़ाई की वजह से हुई होगी। अब उसके जो अगली क्लास की पढ़ाई है वो ज़्यादा कठिन होगी, इसके लिए वो पढ़ाई में बिज़ी रहेगी। तो जो आंटी है बोलती, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना दीदी, पहले भी उसका जो उसकी पढ़ाई थी वो हो गई थी। तो आंटी बोलती नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसके अभी वो 12 की कक्षा में गई है, तो उसका जो 12 कक्षा की जो पढ़ाई है शायद से ज़्यादा होगी। उसका वो क्या कहते हैं उसे, बोर्ड की परीक्षा है ना, तो इसके लिए वो ज़्यादा पढ़ाई में अपने आप को बिज़ी कर रही होगी। तो आंटी सुन तो लेती है सारी बातें, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, उन्हें कुछ और ही लगने लगता है,
क्योंकि जो काव्या है वो आंटी के साथ रह रही थी और वो आंटी को पल पल हर पल उसके एक्शन से, उसके रवैये से, उसके जो भी उसका अभी जो नेचर हो चुका था उनसे तो आंटी समझ चुकी थी, तो समझ चुकी थी कि बात कुछ और है और बात बहुत ही ज़्यादा गहरी है। तो उस टाइम के लिए आंटी बोलती है ठीक है दीदी मैं रखती हूँ, और ऐसा करके वो फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद आंटी सोचती कि नहीं, कुछ तो बात है। काव्या का रहने सहने का ढंग वो बदल चुका है, मुझे पता लगाना होगा कि बात क्या है। अब जो आंटी है उन्हें कोई बच्चा नहीं था, तो वो काव्या को अपनी बेटी मान रही थी और काव्या को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी वो। तो आंटी को अच्छा नहीं लग रहा था काव्या ऐसे रहती थी। तो एक दिन वो सोचती कि क्यों ना मैं अनन्या के घर चली जाऊँ, क्योंकि काव्या जो है वो कुछ बता नहीं रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं, अनन्या कहाँ है कहाँ नहीं। और जो अनन्या की माँ से भी आंटी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, कांटेक्ट में सिर्फ वो काव्या और अनन्या की वजह से ही थी, अनन्या की माँ से आंटी। तो इतने दिनों में आंटी के दिमाग में आया ही नहीं कि अनन्या की माँ से बात की जाए। उन्हें तो ये पता था कि अनन्या भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब काव्या से पूछती थी तो काव्या कुछ ना बोलकर, कुछ ना बताकर वो सीधा अपने रूम में चली जाती थी। तो एक दिन आंटी सोचती कि मैं अनन्या के घर चली जाऊँ और बात क्या है शायद से अनन्या को पता हो। तो आंटी ऐसे ही करते हैं, अनन्या के घर जाते हैं। अनन्या के घर जाने के बाद अनन्या की माँ जो है वो आंटी को बिठाती है और अनन्या की जो माँ है बोलती है जी बोलिए, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ, आप तो हमें भूल ही गई। तो आंटी बोलती कि जी बहन जी, वो क्या है ना, मुझे काव्य की बड़ी चिंता हो रही थी। तो आंटी बोलती काव्य की चिंता, क्या वो आ गई है पटना में? तो आंटी बोलती जी हाँ, उसको 15 दिन हुए आए हुए। तो आंटी बोलती क्या बात कर रहे हैं, और एक भी दिन वो आई नहीं हमसे मिलने, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ नहीं है लेकिन मैं तो थी। तो जो आंटी है बोलती मतलब बहन जी आप क्या बोल रहे हो? तो अनन्या की माँ बोलती है हाँ, वो अनन्या अब्रॉड चली गई है ना, तो अब मैं अकेले रहती तो मुझे लगा काव्या मुझसे मिलने आया करेगी। तो जो आंटी बोलती है कि अच्छा, अब मुझे पता चला कि काव्या का बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया है। तो आंटी बोलती क्यों, क्या हुआ? तो काव्या की आंटी बोलती है कि वो सारी बातें बता देती है। तो अनन्या की माँ बोलती है ये इनकी दोस्त भी ना, ये इनकी फ्रेंडशिप भी ना अजीब है, कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आती इतनी गहरी फ्रेंडशिप इन दोनों के बीच। तो आंटी बोलती है अब मैं क्या करूँ, उसे पहले जैसे मैं कैसे बनाऊँ, वो तो पूरी बदल चुकी है, अब मुझे उसको ऐसे देखा नहीं जाता है बहन जी, मैं क्या करूँ, उसका खाने पीने पे भी ध्यान नहीं रहता है।